फाइंड स्ट्रेंथ। तो देखो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पर चर्चा करने वाले हैं, 94, 95, 96। 94 में जानने वाले हैं कि जो नासा का अभी रिसेंट में जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, पेस सैटेलाइट, आखिर क्या चीज़ के लिए ये है? एरोसोल, क्लाउड्स एंड फाइटोप्लैंक्टन। और इसका क्या रिलेशन है क्लाउड फॉर्मेशन से? देखो एरोसोल का क्लोज रिलेशन है क्लाउड फॉर्मेशन से। तो किस तरह लिंक करता है? एंड एरोसोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हम जानते हैं, इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि क्लाउड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कई क्लाउड्स ऐसे भी होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, और कई क्लाउड्स ऐसे भी होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को घटाते हैं। तो क्लाउड का क्या प्रॉपर्टी है? एरोसोल्स देखो, जैसे सल्फर एरोसोल्स हो गया। सल्फर एरोसोल पर्टिकुलरली क्या करता है? अर्थ का कूलिंग इफेक्ट को बढ़ावा देता है। बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। तो ये जो डाइकोटॉमी है कि कुछ पार्टिकल्स ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, कुछ पार्टिकल्स घटा रहा है, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा ने, इसके वजह से हमें बहुत कुछ पता चल पाएगा कि आखिर कौन से पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्योंकि देखो ओशन आर लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल, है कि नहीं? बताओ तो जो कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे होंगे उसके लिए तो लाइवलीहुड है ओशन। और ओशन में यदि कोई तरह का इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत सारे लोग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, कि जिसके वजह से प्लानिंग और पॉलिसी में हेल्प हो सकता है। समझ गए? 95 देखो, 95 में क्या समझना है हमें? सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एंड सेमीकंडक्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मैं सेमीकंडक्टर का बात कर रहा हूँ तो मैं ताइवान का बात कर रहा हूँ, मैं चाइना का बात कर रहा हूँ, मैं जापान का बात कर रहा हूँ, मैं नीदरलैंड का बात कर रहा हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का बात कर रहा हूँ। दे आर द वेरी गुड एट सेमीकंडक्टर। अभी देखो रिसेंट टाइम में इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया सेमीकंडक्टर को लेके, है ना? तो इंडिया में क्या क्या होगा इसको? इंडिया देखो स्पेशली 28 नैनोमीटर चिप पे इंडिया फोकस कर रहा है, 4 पे 5 पे नहीं जी, क्योंकि 4 और 5 बहुत रैंडमली चेंज होने वाला चीज़ है। क्योंकि 28 नैनोमीटर या 40 से ज़्यादा नैनोमीटर का जो साइज होता है वो बेटर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। और जानते हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जानते हो मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो सेमीकंडक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। लास्ट वन देखो, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव ये है कि जो भी बूढ़े लोग हो गए 80+ ईयर्स वाले लोग, या फिर जो दिव्यांग लोग हैं, इन लोगों को कम से कम घर बैठे बैठे इलेक्शन अपना दे सके, वोट दे सके अपना इलेक्शन में। क्योंकि देखो इलेक्शन इज़ फॉर ऑल ना, जितने भी 18+ ईयर्स वाले लोग होंगे, ये तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसमें बॉटलनेक्स होंगे, इसमें चैलेंजेस होंगे बहुत सारे। समझ गए क्या क्या चैलेंजेस है और किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाएगा? तो वो सभी चीज़ हम लोग इस एडिटोरियल्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो आगे देखो 94 देखो, पेस प्रोवाइड्स अनमैच्ड डिटेल्स अबाउट एरोसोल्स, क्लाउड्स एंड फाइटोप्लैंक्टन। ये तुम्हारा जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये तुम्हारा नासा का एडिटोरियल्स में आया था ये। आगे बढ़ो, फर्स्ट पेज देखो, क्या समझते हो पेस सैटेलाइट्स से? तो पहले तो पेस का फुल फॉर्म समझो। पेस का फुल फॉर्म में पी स्टैंड फॉर प्लैंक्टन। प्लैंक्टन मतलब वही फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो ग्रीन एल्गी रहते हैं, ग्रीन एल्गी मतलब जो फोटोसिंथेसिस करेंगे ओशन में, है ना? एंड दे आर वेरी वाइटल, क्योंकि जानते हो कि जो नीचे का जो फूड वेब है बच्चे लोग, ओशन का जो फूड वेब है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर फाइटोप्लैंक्टन ही जनरेट करता है। जैसे देखोगे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो क्या प्लांट्स है ना, प्लांट को खा के पिरामिड बढ़ता है, आगे एनर्जी बढ़ता है। उसी तरह यदि हम देखेंगे ओशन बॉडी में तो पहला स्ट्रक्चर है बिल्डिंग ब्लॉक्स फाइटोप्लैंक्टन। यदि फाइटोप्लैंक्टन को कुछ होता है तो इसका जो ऊपर हायर चेन सिस्टम है उसको इंपैक्ट पड़ेगा। तो पी स्टैंड फॉर फाइटोप्लैंक्टन, ए स्टैंड फॉर एरोसोल। एरोसोल जानते हो, एरोसोल मतलब जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो कि एयर में सस्पेंड हो रहा है। हाँ, जैसे सल्फर देखो, सल्फर क्या है? एरोसोल्स। जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो एरोसोल निकला सल्फर, तो सल्फर की वजह से क्या हो रहा है? कूलिंग डाउन हो रहा है ए टेम्परेचर में। बहुत ऐसे एरोसोल भी होते हैं जिसके वजह से तुम्हारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता भी है। तो उसके बारे में समझना है। एंड थर्ड वन इज ए क्लाउड, सी स्टैंड फॉर योर क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या है? क्लाउड देखो, क्लाउड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बहुत सारे क्लाउड जानते हो, जैसे सीरस क्लाउड का मैं बात करूं तो सीरस क्लाउड जानते हो, सीरस क्लाउड तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, बढ़ाता है। मानसून क्लाउड देखो, मानसून क्लाउड तो कभी नहीं बढ़ाता है, मानसून क्लाउड इनफैक्ट घटाता है ग्लोबल वार्मिंग को। तो क्लाउड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाम। एंड लास्ट वन, ई स्टैंड फॉर योर इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? ओशन इकोसिस्टम। तो ये जो पेस सैटेलाइट है ये सभी चारों चीज़ को क्या करेगा? मॉनिटर करेगा और देखेगा कैसे एक का रिलेशन दूसरे के साथ है। समझे? तो ये सैटेलाइट नासा का सैटेलाइट मिशन है जो कि 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। हाँ, ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है तुम्हारा, और इससे
अर्थ का जो ओशन है, अर्थ का जो क्लाइमेट है, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। इसमें देखा जाए कि आखिर क्लाउड फॉर्मेशन, एयर पोल्यूटेंट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। दे आर ऑल आर इंटरलिंक्ड ना, इंटरलिंक्ड है। फाइटोप्लैंक्टन की वजह से क्या असर पड़ रहा है ओशन इकोसिस्टम पे, क्लाउड के वजह से क्या असर पड़ रहा है, यानी कि एरोसोल की वजह से क्या क्लाउड पे असर पड़ रहा है, क्लाउड कैसे तुम्हारे एरोसोल से इंटर रिलेटेड है, वो सभी चीज़ नासा समझने का प्रयास करेगा इस सैटेलाइट के थ्रू। तो देखो इस सैटेलाइट ये 3 साल के लिए रहेगा, समझे, ये 3 ईयर्स के लिए रहेगा, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि 670 किलोमीटर के आसपास है ना। 670 किलोमीटर का मतलब क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में ये रहेगा कम से कम 3 साल तक के लिए, समझ गए ना। और ये पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेगा कि ओशन और एटमॉस्फेयर में कैसे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहे हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट इस बात को कि जो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्बर है वो ओशन है कि नहीं, बताओ तो। और ये जितने भी फाइटोप्लैंक्टन देख रहे हो, फाइटोप्लैंक्टन काम क्या है, जब फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब करता है, जैसे जो प्लांट कर रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो सेम चीज़ फाइटोप्लैंक्टन भी वहाँ पे ओशन में कर रहा होता है। इसलिए तो कहते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स फूड वेब का, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ को समझने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि फाइटोप्लैंक्टन को कुछ दिक्कत हो रहा है तो ओशन में जो एब्जॉर्बिंग पावर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो खतरनाक हो सकता है, वो कम हो सकता है। और यदि ओशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, और यदि उसमें कोई दिक्कत हो तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, पूरा वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो इसलिए फाइटोप्लैंक्टन को समझना बहुत जरूरी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी है, समझ गए स्टूडेंट। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखो क्योंकि 40% जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 100 किलोमीटर के आसपास, कोस्ट लाइन के आसपास रहते हैं। जब हम हमेशा ज्योग्राफी में भी तुम लोगों को रिसेंट में कवर किया और यही नहीं बताए हैं कि देखो बड़े बड़े जो क्लाइमेट है, जितने भी अलग अलग टाइप के क्लाइमेट, स्टेप क्लाइमेट से लेकर बहुत सारे क्लाइमेट, हाँ मानसून क्लाइमेट से लेकर बहुत सारा क्लाइमेट, जिसमें ज़्यादातर जो लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज में रहते हैं। तो कोस्टल एरियाज यानी कि 100 किलोमीटर का तुम यदि सर्कमफ्रेंस लेते हो तो कम से कम दुनिया का 40% लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। तो इसका मतलब ओशन में कुछ भी हरकत होता है तो 40% जो पीपल का लाइवलीहुड है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब कैसे, तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि ये मिशन कितना इम्पॉर्टेंट है इन लोग के लाइवलीहुड को भी वो करने के लिए, पहचानने के लिए, या फिर उसको एड्रेस करने के लिए, समझ गए स्टूडेंट। तो वही देखो यहाँ बोला गया है वर्ल्ड लाइवलीहुड यानी कि 12% तुम्हारा फिशरीज, एक्वाकल्चर, लगभग 12% वर्ल्ड लाइवलीहुड तुम्हारा इसी से चलता है, ओशन बॉडी से चलता है, सी बॉडी से चलता है। देखो यूनाइटेड स्टेट तो बहुत आगे है, क्या देखो अब यूनाइटेड स्टेट्स ने यानी कि नासा ने ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया है वो स्पेस एक्स का रॉकेट से किया है, वही एलन मस्क का स्पेस एक्स है ना जी उसका कंपनी का नाम। तो एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है उसके रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है, बड़ी बात है ना। तो ये अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। अब सडनली क्या करेगा, पेस विल क्लैरिफाई द कनेक्शन बिटवीन एरोसोल, क्लाउड्स एंड क्लाइमेट। तो पेस का काम है कि आखिर एरोसोल और क्लाउड्स कैसे इंटर रिलेटेड है, और जब ये इंटर रिलेटेड तो जाहिर सी बात है इसका असर क्लाइमेट पे पड़ेगा। तो यही सी चीज़ समझने का प्रयास किया जाएगा। जैसे देखो वही लिखा गया कि एरोसोल मतलब एयरबोर्न डस्ट है ना, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, स्मोक है, जो दुनिया भर का चीज़ को मिला के तुम्हारा एरोसोल्स बनता है। एरोसोल देखो यदि एरोसोल्स यदि बहुत ज़्यादा रहे तो एयर क्वालिटी खराब हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं लोगों को, लंग का प्रॉब्लम हो सकता है, करेक्ट, अस्थमा प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर 1। और एरोसोल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखो एरोसोल एक्चुअली जब सनलाइट नीचे आ रहा है तो एरोसोल क्या करता है, पार्टली रिफ्लेक्ट भी करता है, पार्टली एब्जॉर्ब भी करता है। तो यहाँ पे नासा का ये जो मिशन है, ये जो तुम्हारा पेस सैटेलाइट है, ये जानने का प्रयास करेगा कि आखिर क्या क्या उसके अंदर मैकेनिज्म है, ऐसा क्या क्या व्यवस्था है जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, पार्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, पार्टली एब्जॉर्ब कर रहा है, पार्टली स्कैटर कर रहा है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब चीज़ जानने का प्रयास किया जाएगा, समझे। तो वही सेकंड में लिखा गया, समझने का प्रयास करो। एरोसोल ऑल्सो इम्पैक्ट द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग एंड स्कैटरिंग इनकमिंग रेडिएशन, समझ गए ना। जो ऑल्सो इंटरेक्ट यानी कि एरोसोल तुम्हारा क्लाउड के साथ भी इंटरेक्ट करता है। अभी देखोगे स्टूडेंट तो ह्यूमन इंड्यूस एरोसोल ऑन क्लाउड इज नॉट वेल। अभी तक देखो एरोसोल भी 2 टाइप का होता है, समझे ना, एक प्राइमरी एरोसोल होता है, एक तुम्हारा सेकेंडरी एरोसोल होता है। प्राइमरी एरोसोल तो चलो ठीक है, सल्फर सब हो गया, वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है जो, मगर जानते हो कि सेकेंडरी एरोसोल का मतलब क्या होता है, जो इंटरेक्शन की वजह से हो, जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बताए थे ना, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन,
जस्ट लाइक तुम्हारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी एरोसोल भी तुम्हारा प्राइमरी से इंटरेक्ट करके बनता है। तो ये सब आदमी की वजह से हुआ, क्योंकि इंसान ने जो कुछ कुछ काम किया, एक्टिविटी किया, जिसकी वजह से एरोसोल प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम सेकेंडरी एरोसोल कह रहे हैं। आया समझ में ना? सेकेंडरी एरोसोल के वजह से आखिर क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अभी तक लोगों को पता नहीं है ये चीज़। मैं ये पेस मिशन के वजह से पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा उसमें टूल्स वगैरह है, इस तरह का टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेटेड किया गया है। समझ गए ना? देखो यहाँ पे पेस विल मेजर द साइज ऑफ क्लाउड ड्रॉप्स एंड आइस क्रिस्टल। तो क्लाउड कैसे बनते हैं, क्लाउड के अंदर आइस क्रिस्टल, उसको भी ठीक से मेजर करेगा। समझे? जानते हो ना सीरस क्लाउड क्या है? आइस क्रिस्टल है कि नहीं है, जो कि 6 किलोमीटर के ऊपर रहता है, एल्टीट्यूड में रहता है, और कभी बारिश नहीं होता है वहाँ से। तो जो आइस क्रिस्टल कंटेंट्स है या बहुत सारे जो चीज़ क्लाउड्स में पाए जाते हैं, सब चीज़ को देखा जाएगा बढ़िया से, और डिफ्रेंशिएट किया जाए कि आइस क्लाउड कैसा होगा और वाटर क्लाउड कैसा होगा। और यदि ये हमको पता चल जाता है अर्लियर, तो टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा। जो SRM जो है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, या फिर जो इंजीनियरिंग है तुम्हारा क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, उसमें भी बहुत विकास आना शुरू हो जाएगा। समझ गए ना? टेक्नोलॉजी में और विकास आएगा यदि ये सैटेलाइट प्रॉपर्ली इस चीज़ को मॉनिटर कर पाए तो। आगे देखो स्टूडेंट, ऐसा क्या खास बात है स्पेस सैटेलाइट में? इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, एंड 2 इंस्ट्रूमेंट्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं मल्टी एंगल पोलरीमीटर, और दूसरा क्या है? ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट। तो देखो मल्टी एंगल पोलरीमीटर का मतलब क्या होता है? देखो सनलाइट इज बेसिकली अ फोटोन ऑसिलेशन। जब सनलाइट आ रहा है तो क्या फोटोन का ऑसिलेशन हो रहा है ना? ऑसिलेशन समझता है ना? वाइब्रेशन हो रहा है जी, एक ज्योमेट्रिक प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है। तो जो सनलाइट का जो इंटरेक्शन हो रहा है एक ज्योमेट्रिक प्लेन में एक जगह पे, किस तरह हो रहा है, वहाँ पे कितने डस्ट पार्टिकल्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, सभी चीज़ को परखने का प्रयास करेगा मल्टी एंगल पोलरीमीटर। समझ गए ना? तो पोलराइजेशन इज नथिंग बट ऑसिलेशन ऑफ सनलाइट विद इन ए ज्योमेट्रिक प्लेन। तो पोलराइजेशन देखो, इससे क्या पता चलेगा हमें? UV टू शॉर्ट लाइट एट डिफरेंट एंगल, क्योंकि सनलाइट से देखो, सनलाइट से केवल विजिबल रेज ही नहीं आता, हम जानते हैं विजिबल रेज ही हम देख पाते हैं, है कि नहीं? बताओ तो। केवल हम लोग इंसान अपने आँख से केवल विजिबल लाइट ही देख पाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, माउस का लोअर लेंथ और जो तुम्हारा हायर वेवलेंथ वो नहीं देख पाता है। समझ गए? तो इससे हम दोनों को ही डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे, दोनों ही लाइट को। तो वही बोला गया, देखो UV से लेकर शॉर्ट वेव लाइट सबको अलग अलग एंगल से चेक किया जाएगा, और इससे हमें पता चलेगा कि जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, एयर में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। समझ गए? तो इसलिए एक जगह पे, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न पे, एक ज्योमेट्रिक प्लेन पे ये जो पोलरीमीटर है वो चेक करने का प्रयास करेगा कि सनलाइट का हरकत क्या होता है, उस समय ऑसिलेशन क्या हो रहा है। जैसे सिंपल सी बात है कि सनलाइट मान लो कि आ रहा है और एक डिफरेंट टाइप का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इंटरेक्ट करेगा ना, तो इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट लेवल पर इंटरेक्शन होता है अलग अलग पार्टिकल्स से। तो वो इंटरेक्शन से ही पता चल जाए कि वो नेचर क्या है वो पार्टिकल्स का, और ये डिवाइस डिटेक्ट करेगा। डिवाइस का नाम क्या है? मल्टी एंगल पोलरीमीटर। अब आगे देखो ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट, OCI काम क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सुना होगा बच्चे लोग। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? डिफरेंट कलर से देखना। जैसे देखो, जैसे कि सनलाइट आया, सनलाइट में सभी UV रेज भी है ना, उसमें तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रेज भी है, करेक्ट, उसमें गामा रेज भी है, उसमें विजिबल लाइट भी है। तो जो इंसान को दिखता है अपने आँख से वो केवल विजिबल लाइट ही दिखता है। समझ गए ना? तो हमें क्या करना है? शॉर्टर वेवलेंथ को भी बहुत अच्छे से डिटेक्ट करना है। वही चीज़ दिया गया वहाँ पे देखो कि ये स्पेक्ट्रोमीटर होगा। स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब होता है कि लाइट का इंटेंसिटी को देखना, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, नियर इंफ्रारेड और बहुत सारे शॉर्ट वेव इंफ्रा बैंड्स को देखेगा ठीक से। अब देखो हमारे आँख से बस विजिबल लाइट दिखता है। जैसे एग्जांपल देखो, जब तुम ओशन को देखोगे तो ओशन का अंदर का चीज़ तुमको नहीं दिखेगा, तुमको ऊपर का चीज़ दिखेगा, है ना। मगर तुम दूसरे लाइट से देख लिए, तुम UV रेडिएशन से देख रहे हो, तुम इंफ्रारेड से देख रहे हो, तुमको दिखेगा अंदर वो चीज़। तो यही काम करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यही काम करता है तुम्हारा स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो प्रक्रिया हो रहा है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, समझे ना। और जो डिवाइस यूज हो रहा है वो स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इनफैक्ट जो ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेक्ट्रोमीटर है स्टूडेंट। तो देखो OCI विल एनेबल कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ लाइट एट फाइनर वेवलेंथ रेजोल्यूशन देन प्रीवियस नासा ओशन कलर सेंसर। यानी कि पहले जो नासा का जो भी इंस्ट्रूमेंट था उसके कंपेयर में ये ज़्यादा बेटर होगा और छोटे वेवलेंथ में देखे जाएंगे, बहुत अच्छे से मेजर किए जाएंगे। तो देखो ओशन का देखो कलर जो है ना, वो कैसे बनता है तुम्हारा? इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट।
बहुत सारे पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे सी वाटर में, जैसे देखो ये फाइटोप्लैंक्टन सब प्रेजेंट है। जब फाइटोप्लैंक्टन नीचे पूरी तरीके से प्रेजेंट है ओशनिक बॉडी में, ऊपर से सनलाइट आ रहा है तो लॉट्स ऑफ इंटरेक्शंस। और जब हम छोटे छोटे वेवलेंथ में देख रहे हैं तो हम डिटेल्ड पिक्चर में देख सकते हैं कि जब सनलाइट आ रहा है तो फाइटोप्लैंक्टन में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, समझे ना। तो यहाँ से हम लोग काफ़ी कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि फाइटोप्लैंक्टन का नेचर क्या होता है, क्योंकि अभी तक देखो फाइटोप्लैंक्टन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब फाइटोप्लैंक्टन इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर अल्गल ब्लूम के टाइम में क्यों इतना यूजलेस हो जाता है वो, सवाल तो ये उठेगा ना। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगा ठीक से, समझ गए। आगे देखो, देखो सबसे खास बात है कि जो पेस ऑब्जर्वेशन होगा वो 5 नैनोमीटर इंटरवल में होगा। 5 नैनो इंटरवल में होने का मतलब क्या कि बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा जाएगा, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में देखा जाएगा। तो ये बोला कि जो पेस रिप्रेजेंट्स ए लीप फॉरवर्ड, यानी कि बहुत बड़ा चीज़ है ये, एक तरह से बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है ये। क्यों? क्योंकि ये जो ये तुम्हारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि 350 to 885 नैनोमीटर वेवलेंथ को ये 5 नैनोमीटर इंटरवल में लगातार कंटिन्यूस देखेगा। कहने का मतलब, इसको सिंपल तरीके से समझो, कहने का मतलब क्या है कि 5 नैनोमीटर के इंटरवल पे देखेगा। 5 नैनोमीटर इंटरवल देखने का मतलब क्या है कि माइन्यूट डिटेल में देखना, बार बार चीज़ों को देखना, समझ गए। तो देखो जैसे लिखा गया वहाँ पे यूबी, देखो यूबी का रेंज कितना होता है 350 to 400 नैनोमीटर। और जो विजिबल लाइट है जो कि हम लोग इंसान लोग देख पाता है अपने आँख से, वो क्या है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर है। फिर जो इंफ्रारेड है वो 700 से लेकर 889 है, वो हमें नहीं दिखता है, ना हमें यूवी रेडिएशन दिखेगा ना हमें इंफ्रारेड दिखेगा, समझे। मगर ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर से सब कुछ दिखेगा। तो हम और डिटेल्ड में पता कर पाएंगे कि आखिर इंटरेक्शन किस तरह हो रहा है, समझ गए। तो देखो जो अलग अलग, क्योंकि ओशन हैज़ कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, कितने वेरियस टाइप्स के होंगे फाइटोप्लैंक्टन वहाँ पे, नहीं। तो जो अलग अलग जो फाइटोप्लैंक्टन है सबका यूनिक स्पेक्ट्रल पैटर्न्स होगा, यानी कि सबका अलग अलग इंट्रैक्शंस होगा, समझे ना। तो जब कंपेयर करेंगे हम लोग इसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का मतलब है तुम्हारा वो छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं, जब इसे कंपेयर करेंगे हम लोग तब हम पता कर पाएंगे कौन सा हार्मफुल है और कौन सा हमारे लिए गुड है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो कोशिश यही किया गया है पेस मिशन में कि जो स्पेक्ट्रल जो है यानी कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स में देखना, 5 नैनोमीटर के इंटरवल पे देखना, क्योंकि इतना यदि हम डिटेलिंग में देखेंगे तो हमें पता चल जाए कि आखिर फाइटोप्लैंक्टन किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है सनलाइट से, और कौन से गुड फाइटोप्लैंक्टन है इंसान के लिए या इकोसिस्टम के लिए, और कौन सा बैड है। जैसे अल्गल ब्लूम देखो, अल्गल ब्लूम बैड है ना ओशन के लिए भी, उससे क्या होता है तुम्हारा पूरा डेथ सी हो जाएगा, सी पूरा डेथ कर जाएगा, फिर वही जानते हो BOD बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, समझ गए। तो देखो वही नीचे लिखा गया है कि ये जो पेस ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट जो है जिसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं हम लोग, अनमैच्ड लेवल ऑफ डिटेल हमें प्रोवाइड करने वाला है मरीन इकोसिस्टम के बारे में। आगे देखो 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पेस, 3 चीज़ हमें समझना होगा पेस का। फर्स्ट वन क्या है कि ओशन इकोलॉजी को ये मॉनिटर करेगा, और हम जानते हैं इस बात को कि ओशन का जो हेल्थ स्टार्ट होता है सबसे जो छोटा प्राणी है फाइटोप्लैंक्टन से ही। फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए कितना बड़ा कार्बन सिंक का काम कर रहा है ये, है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फिशरीज है पूरी तरीके से डिपेंड करता है इसी के ऊपर, फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। और हम इस बात को जानते हैं स्टूडेंट, है ना। जैसे देखो जो चिली में, चिली इक्वाडोर आता है ना एलिनो, सब नॉर्मल कंडीशन एलिनो याद है ना। तो जो कोल्ड करंट नीचे से बहता है तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, फिर फाइटोप्लैंक्टन आया तो फिर फिश आएगा, फिश आएगा तो फिर बड़ा फिश आएगा, तो एक बहुत अच्छे से फूड चेन बना हुआ कि नहीं बना हुआ है। तो इसलिए स्टूडेंट कि जो फिशरीज इंडस्ट्रीज है काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन कितना है, ये बोलना चाह रहा है। 10 फाइटोप्लैंक्टन का डिस्ट्रीब्यूशन को यदि ठीक से मॉनिटर कर लिया जाए तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको बहुत बढ़िया समझ पाएंगे, और ओशन इकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ओशन इकोलॉजी को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि लगभग 12% जो लाइवलीहुड है, 12% लाइवलीहुड ओशन में ही टिका हुआ है, फिशरी से लेकर बहुत सारा चीज़। और कोस्टल एरियाज़ जानते हो, कोस्टल एरियाज़ मतलब ओशन या सी बॉडीज़, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उसका जीवन में या उसका जीवन का सबसे बड़ा सहारा कोई है तो वो ओशन बॉडी ही है, समझ गए। इसलिए फाइटोप्लैंक्टन को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इससे ओशन का इकोसिस्टम पता किया जा सकता है ठीक से। सेकेंड देखो
पेस क्या क्या कर रहा है समझ गए ना। पेस क्या किया, पहले जो ओशन का इकोसिस्टम को समझने का प्रयास किया। कैसे समझने का प्रयास किया, फाइटोप्लैंक्टन का हेल्थ को देख के। दूसरा देखो, एरोसोल को भी देखेगा, क्लाउड फॉर्मेशन को भी देखेगा, और ये भी देखेगा कैसे एरोसोल का रिलेशन क्लाउड के साथ है। तो देखो जो ये इंटरेक्शंस है एरोसोल्स और क्लाउड्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ क्लाइमेट सिस्टम को समझने के लिए। क्योंकि जानते हो कि बहुत सारे एरोसोल्स ऑब्जर्व करता है, स्कैटर करता है, रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा सोलर रेडिएशंस को अलग अलग तरीके से, समझ गए। तो पेस इंस्ट्रूमेंट हमें बताएगा, डेटा देगा, हमें प्रॉपर्टी बताएगा, हमें बताएगा कि आखिर कौन से पार्टिकल्स है जो इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना स्कैटर कर रहा है और इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उससे भी काफ़ी हद तक हम लोग जानकारी मिल सकता है कि अच्छा ये एरोसोल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अच्छा ये एरोसोल की वजह से ग्लोबल कूलिंग हो रहा है। नहीं तो अभी तक इंसान को पता नहीं है, इंसान खाली सल्फर एरोसोल का ही बोल रहा है अभी तक, बात समझे ना। तो पेस कहीं ना कहीं मरीन इकोसिस्टम को समझने में भी बहुत हेल्प करेगा, और प्लस जो एटमॉस्फेयर का जो सिस्टम है उसको भी समझने में बहुत हेल्प करेगा, समझ गए ना। तो देखो पेस इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा तुम्हारा, मॉनिटर बोथ प्रोवाइडिंग न्यू डेटा टू देयर अबंडेंस, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ओवर टाइम एंड विल कंट्रीब्यूट टू एयर क्वालिटी फोरकास्ट। इससे क्या है कि जो एयर क्वालिटी, कैसा एयर क्वालिटीज़ है हमारा, मतलब एयर का क्वालिटी क्या है, इस सभी चीज़ को परखने में पेस इंस्ट्रूमेंट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लास्ट वन देखो, कार्बन साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं कि ओशन जो बॉडी है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार्बन सिंक है। तो यदि फाइटोप्लैंक्टन, एंड फाइटोप्लैंक्टन जानते हो वही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो कार्बन साइकिल को भी ट्रैक करने के लिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो कार्बन साइकिल देखो, इसमें एवरी इकोसिस्टम, अर्थ में जितने भी इकोसिस्टम है, चाहे वो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो ओशनिक इकोसिस्टम हो, सभी इन्वॉल्व है कार्बन सिस्टम में। क्योंकि देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कहाँ पे रहता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। फॉरेस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, टेक कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, रिलीज भी करता है, टेक भी करता है। तो एंड दे आर द कार्बन सिंक ऑल्सो। कार्बन सिंक है कि नहीं है, वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम देखते हैं वेटलैंड भी एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। मैंग्रोव्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओशनिक बॉडी, फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो साइकिल है केवल ओशनिक का बात नहीं है, ये साइकिल पूरी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन है, पूरा सब कम्युनिकेटेड है, पूरा कनेक्टेड है सभी चीज़, समझे। तो वही कार्बन साइकिल क्या है कि जितने भी अर्थ में इकोसिस्टम है सब में इन्वॉल्व है कार्बन साइकिल। अब फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि जो ये एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है, और तब जाके दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है फूड वेब में वो कंज्यूम करता है उस चीज़ को, और फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न होता है। तो इसलिए क्लाइमेटिक प्रोसेस को समझना है तो फाइटोप्लैंक्टन को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये पेस इंस्ट्रूमेंट करने वाला है, समझ गए ना, कंप्लीटेड। तो बेसिकली जो PACA जो मिशन है, पेस मिशन, किसका है ये, नासा का है। और यहाँ हम लोग 4 चीज़ पे काम करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ पे काम करने वाले स्टूडेंट, एरोसोल पे। एरोसोल का क्या फिर रिलेशन है क्लाउड्स से, समझ गए ना। फाइटोप्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन का रिलेशन है ओशनिक बॉडीज से, समझ गए ना। और फिर फाइटोप्लैंक्टन का रिलेशन फिर एटमॉस्फेयर से भी है। ऑल आर कोई साइलोस में काम नहीं होता, ऑल आर इंटर रिलेटेड, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 95 देखो, वेरियस स्टेजेस ऑफ द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड ओवरव्यू, जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये हिंदू पेपर में आया था 25 मार्च को। देखो आगे मामला क्या है, इसको तो आराम समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इस एडिटोरियल में। तुम लोग का ना बहुत अच्छा स्वागत हुआ है एडिटोरियल में, अभी तक जितना कर रहे थे बहुत सरल एडिटोरियल पढ़ा रहे थे, आज जो एडिटोरियल्स आया बहुत तगड़ा एडिटोरियल सब आया है। क्या समझते हो सेमीकंडक्टर से, बच्चे लोग क्लास 12 तो पास किए ही हो तुम लोग, है ना। सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर ही है फिजिक्स का। क्या समझते हो देखो सेमीकंडक्टर बहुत खास चीज़ है, जर्मेनियम, सिलिकॉन। और सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर कंडक्टिविटी भी है, उसके अंदर तुम्हारा इंसुलेशन भी है। वो डिपेंड करता है प्रॉपर डोपिंग पे। PNP, NPN ट्रांजिस्टर सुने हो ना तुम लोग, हाँ बिल्कुल। तो डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज़ को डालना, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग पे तय होता है कि तुम्हारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बनेगा या फिर कंडक्टर बनेगा, समझ गए। तो देखो सेमीकंडक्टर मतलब एक डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ मटेरियल्स है जिसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी है और इंसुलेटर का भी प्रॉपर्टी है। जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे
सेमीकंडक्टर का अपना ही ग्रुप सब है ना। देखो आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग खरीदते हैं या फिर चलाते हैं या फिर यूज़ करते हैं, सब में तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी। और वही इंटीग्रेटेड सर्किट में फैब्रिकेट किया जाता है सेमीकंडक्टर, ये इसको ट्रांजिस्टर को। और ट्रांजिस्टर क्या चीज़ से बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। जो शुरुआत में जो आईसी बना, मतलब आईसी जो इंटीग्रेटेड चिप बना, उसमें केवल 4-5 ट्रांजिस्टर ही थे, और अभी देखो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है छोटे से जगह पे। देखते हो ना कि सबसे छोटा जो तुम्हारा चिप है कितना है, 4 नैनोमीटर का, जो अभी चाइना बना दिया था। यूएसए ने टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया था, हमारा चाइना ने बना के दिखा दिया, आईफोन में यूज़ हो रहा है जो। तो व्हाट डज मीन कि इसका मतलब क्या हो, 4 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच में जो लेंथ है बस 4 नैनोमीटर का है। कितना कम है ये, अनइमेजिनेबल। जब अनइमेजिनेबल डिस्टेंस है, इतना छोटा है, तो फैब्रिकेशन में कितना मेहनत लगता होगा, प्रिसिशन कितना चाहिए होता होगा। और ये जो व्यवस्था है सेमीकंडक्टर का, एक कंट्री में नहीं है, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम का है ये पार्ट। किसी कंट्री में कुछ औजार मिलेगा, किसी कंट्री में दूसरा चीज़ मिलेगा, किसी कंट्री में दूसरा डिवाइस मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो लीड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डिजाइन में, तो वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। समझ गए स्टूडेंट। तो देखो समझो यहाँ पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स द फर्स्ट सेट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट फीचर 4 ट्रांजिस्टर। देख रहे हो ना, जब शुरुआत हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो जब उस समय जो तुम्हारा इंटीग्रेटेड सर्किट था उसमें केवल 4 ट्रांजिस्टर था। अभी देखो एक सिंगल चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा है, प्रोसेसिंग स्पीड। देखते हो ना, लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो प्रोसेसर रहता है ना, इंटेल प्रोसेसर। इंटेल तो पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इंटेल का, यूनाइटेड स्टेट्स का कंपनी है वो, है ना। तो प्रोसेसिंग जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर हो उतना ही तेज प्रोसेसिंग होगा। पहले के टाइम में या अभी भी देखते हो ना, जो सस्ता वाला लैपटॉप होता है हैंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग यूनिट बहुत कम है। और जितना अब प्रोसेसिंग ज़्यादा कैसे होगा, यदि उसमें आईसी में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर हो, जितना ट्रांजिस्टर उतना ही प्रोसेसिंग यूनिट बेटर होते चला जाता है, और उतना ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते चला जाता है स्टूडेंट। तो देखो, फिटिंग सो मैनी ट्रांजिस्टर ऑन ए टाइनी चिप नो बिगर देन अ फिंगर नेल रिक्वायर्स एक्सट्रीम प्रिसिशन एंड ए माइक्रोस्कोपी आई फॉर डिटेल। यानी कि बहुत ही तगड़ा प्रिसिशन चाहिए, बहुत तगड़ा एक्यूरेसी चाहिए, और जो आपका जो नज़र होना चाहिए माइक्रोस्कोपिक नज़र होना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे पहले बताए थे ना स्टूडेंट, जो हमारे कंट्री में माइक्रोन भी इन्वेस्टमेंट किया। अभी देखो टाटा और TSM उधर का जो है ताइवान का कंपनी, दोनों के बीच में होने वाला है, समझौता हुआ था ना। तो हम लोग भी फैब्रिकेशन करने वाले हैं 28 नैनोमीटर से बड़ा वाला चिप। तो उसमें कहा गया था ना कि पावर सप्लाई कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए भी पावर डिसरप्ट हो गया तो बिलियंस ऑफ पैसा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए लॉट्स ऑफ एक्यूरेसी एंड लॉट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक आई रिक्वायर। समझ गए। तो आगे देखो डिटेल्स में, देखो यहाँ क्या भारत ने कुछ किया है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को फ्लरिश करने के लिए, तो बिल्कुल किया है। आफ्टर कोविड-19 देखो दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने 76,000 करोड़ पैसा दिया, किसके लिए, ताकि सेमीकंडक्टर बन सके, इकोसिस्टम डेवलप हो सके। हम जो ज़रा जो फोकस कर रहे हैं वो हम लोग ATMP पे फोकस कर रहे हैं। ATMP का मतलब क्या होता है, असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग। समझ रहे हो स्टूडेंट। तो देखो इस प्रोग्राम के अंतर्गत केवल भारत सरकार ही नहीं है, राज्य सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया है। जैसे गुजरात गवर्नमेंट देखो, माइक्रोन का हुआ ना, तो माइक्रोन कहाँ अपना इंडस्ट्री खोल रहा है, गुजरात में ही तो खोल रहा है। और गुजरात गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव दे रही है, मतलब पैसा दे रही है, इंसेंटिव दे रही है। तो अभी पूरा वर्ल्ड में देखा जाए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में देखा जाए तो साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना 70% लीड करता है मैन्युफैक्चरिंग में, ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैं पूरा का बात नहीं कर रहा, केवल मैन्युफैक्चर करने में, क्योंकि डिजाइन में तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स आगे रहेगा। समझ रहे हो, मैन्युफैक्चर कहाँ कहाँ बनता है सेमीकंडक्टर, उसमें चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान। और ये तीनों कंट्री में कहें तो कौन सा कंट्री सबसे आगे होगा, ताइवान। ताइवान इज़ द बेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर। समझ गए स्टूडेंट। तो देखो इंडिया का फोकस क्या है, इंडिया का फोकस 3 जगह पे है, क्योंकि इंडिया देखो अचानक तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम नहीं बना दोगे, तुम्हारे पास तो है ही नहीं सेमीकंडक्टर, आस्ते आस्ते, ठीक है ना, विल डू स्लोली। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे ATMP पे। क्या होता है ATMP, असेंबली एंड टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स,
एंड फुल स्केल फाउंड्रीज डेट कैन मैन्युफैक्चर चिप्स, और ऐसा व्यवस्था क्रिएट करना कि जिससे चिप बन सके। अभी भी डिज़ाइन वगैरह सब कहाँ रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहेगा। तो इसलिए तो जब माइक्रोन के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ तो वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा उससे। आगे देखो, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो, देखो गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लैब खोल रही है। हाँ, इसके लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया दिया है। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू डेवलप अल्ट्रा प्योर वेफर्स। अब बनता कैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर जो वेफर तैयार होता है पहला स्टेज, वो तुम्हारा सैंड से तैयार होता है, यानी कि सैंड से सिलिकॉन बनता है, और फिर सिलिकॉन से फिर वेफर वगैरह बनता है। तो इसका जो स्टेज है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भरा हुआ स्टेज सब है। तो यहाँ पे देखो, एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एंड द एक्यूरेसी ऑफ द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज इक्विवेलेंट टू डिवाइड। देखो किस लेवल पे एक्यूरेसी चाहिए तुम लोग को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया कि मान लो कि तुम अपना एक हेयर लो, ठीक है, एक हेयर को 1000 पीस में काटो, ठीक है, 1000 पीस में काटो। जो 1000 पीस में एक पीस बचा होगा ना, उसका फिर 100 पीस करो उसको, सो माइन्यूट ना, इस लेवल पे प्रिसिशन होना चाहिए। कर पाओगे? एक बाल को लेना है, 1000 पीस काटना है, अब फिर 1000 पीस में एक जो पीस बचा तो एक पीस उसको निकालो, उसको फिर 100 काटो। तो इस लेवल पे एक्यूरेट होना होगा सेमीकंडक्टर में, समझ गए? तो इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि सेमीकंडक्टर यानी कि फैब्रिक, आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, फैब्रिकेट करना है, तो उसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सेमीकंडक्टर बनता है सबसे पहला जो ओरिजिन है वो सिलिकॉन से है। तो सिलिकॉन कैसे बनता है देखो, हाँ, सिलिकॉन इज सोर्स फ्रॉम सैंड, सैंड से बनता है, बहुत ही मेटिकुलस प्यूरिफिकेशन, बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही मेहनत करने वाला प्रोसेस है ये। सैंड से बना सिलिकॉन, समझ गए? और उसके बाद बना तुम्हारा अंटिल दे हैव अल्ट्रा प्योर वेफर। देख रहे हो, सैंड से, सैंड सैंड जान रहे हो, बलुआ टाइप का सैंड, सैंड से बना तुम्हारा क्या, सिलिकॉन, और सिलिकॉन बहुत पतला, तुम्हारा अल्ट्रा प्योर वेफर बहुत पतला बनता है, समझे ना? एज लो एज फ्यू पार्ट्स बिलियन, एकदम छोटा, एकदम पतला, क्योंकि जानते हो आईसी देखे हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट सब कितना पतला होता है, बहुत पतला होती है। और उसके ऊपर देखो, तो अब बोले इतना अल्ट्रा प्योर वेफर तैयार करना है आपको सिलिकॉन से। सिलिकॉन कहाँ से तैयार हुआ? सैंड से तैयार हुआ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। इसमें मतलब ऐसा कुछ है कि जैसे अर्थ का डायमीटर, अब इसमें एग्जांपल दिया गया कि किस लेवल पे बनना चाहिए, किस लेवल पे एरर कहाँ तक गुंजाइश पॉसिबल है। जैसे मान लो कि तुम अर्थ का डायमीटर देख रहे हो, तो अर्थ का जो डायमीटर है उसमें तुम 1 सेंटीमीटर तक गलती कर सकते हो। यदि 1 सेंटीमीटर तक गलती करते हो तो मतलब बहुत कम गलती कर रहे हो, उसी लेवल तक का यदि गलती करते हो तो अप्रूवल है यहाँ पे। यदि उससे ज़्यादा गलती होता है तो फिर तुम्हारा खराब हो जाएगा प्रोसेस। यानी कि जो हमारा जो डायमीटर है अर्थ का, डायमीटर होगा अर्थ का, उसको कैलकुलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें तुमको बहुत ही एक्यूरेट होना है। मान लो केवल 1 सेंटीमीटर तक एरर हुआ तो ठीक है, उतना ही एरर यहाँ भी ओके, उससे ज़्यादा यदि एरर हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम है। कहाँ अर्थ का डायमीटर कितना किलोमीटर में, अर्थ का डायमीटर कितना किलोमीटर में, बहुत है कि नहीं बताओ तो, है ना? और उसमें केवल 1 सेंटीमीटर तक का ही एरर आप कर सकते हो। ऑन सिमिलर लाइन सेमीकंडक्टर बनाओगे, जो वेफर्स बन रहा है, जो फैब्रिकेशन वेफर जो तैयार हो रहा है, फर्स्ट लेयर जो तैयार हो रहा है, उसमें भी इतना ही कम एरर होना चाहिए। इससे ज़्यादा एरर होगा तो वेफर खराब हो जाएगा। इसका मतलब देखो सिंपल, दूसरे वही जो पहले तो ह्यूमन हेयर का कंपेयर किया गया, फिर दूसरा स्टेज में ये कंपेयर किया गया है। तो कहने का मतलब हाई प्रिसिशन, हाई एक्यूरेसी चाहिए, समझे? हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। दूसरा देखो बच्चे लोग, दूसरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। क्या होता है फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस? ये फोटोलिथोग्राफी मशीन देखे हो, जाओगे ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान सब में, मोबाइल फ़ोन की दुकान में जाओगे तो एक बहुत बड़ा रहता है इस तरह का, उससे ना बहुत गर्म एयर निकलता है। देखे हो उन लोग को, जो भी होते हैं वर्कर लोग होते, काम कर रहे होते ना ऐसे करके, हाँ वो वही है फोटोग्राफी। उससे तुम्हारा जुड़ता भी है, हटता भी है, निकलता भी है। हाँ ब्लोर, हाँ सोना चांदी वाला में भी होता है। उसे तुम्हारा अटैच भी होगा, डिटैच भी होगा, समझे? यही तुम्हारा फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस है। वेफर तैयार हो गया, अभी वेफर तैयार हुआ, अभी सर्किट तैयार नहीं हुआ, अभी आईसी तैयार नहीं हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार नहीं हुआ, वेफर तैयार हुआ। देखो
दिस इज द क्रूशियल स्टेप दैट कार्व्स द सर्किट पैटर्न ऑन द वेफर। जो वेफर तैयार हुआ है, वेफर में सर्किट बनाने के लिए, आईसी बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोसेस? फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस। तो वेफर को कोट किया जाता है तुम्हारा लाइट सेंसिटिव मटेरियल से, जिसको हम लोग फोटो रेजिस्ट कहते हैं। तो बच्चे लोग वेफर है, इमेजिन करो एक वेफर है, वेफर के ऊपर एक तुम्हारा लाइट मटेरियल लगाया जा रहा है, फोटो लाइट मटेरियल, जो फोटो को यानी कि जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसके ऊपर फैब्रिकेट किया जा रहा है ये। फिर उसके ऊपर होल बनाया जा रहा है, फोटो रेजिस्ट लगा दिए, ऊपर पूरा पट्टी लगा दिया, उसके ऊपर वेफर के ऊपर पूरा एक लेयर लगा दिए, क्या क्या चीज़ का? फोटो रेजिस्ट का। और फिर बीच बीच में हम छेद कर रहे हैं, और जो बीच बीच में छेद कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे छेद नहीं होगा ना, फिर उसको कार्व्ड करेंगे, उसको निकाल देंगे। जब उसको निकाल रहे हैं तो वो सर्किट तैयार हो रहा है, डिजाइन हो रहा है। समझ गए? तो देखो यहाँ पे जब वेफर को कोट किया गया लाइट सेंसिटिव मटेरियल से, फोटो रेजिस्ट, तो बना मास्क। क्या बना वो स्टेज? मास्क। पहले देखो, फिर से याद दिलवाता हूँ, सैंड से बना क्या? सैंड से क्या बना? हाँ, सिलिकॉन बना। सिलिकॉन से क्या बना? वेफर बना। बिल्कुल, वेफर से तुम्हारा क्या बना? मास्क बना, फोटो रेजिस्ट लगाने के बाद। ठीक है, तो मास्क तुम्हारा बन गया तुम्हारा इन फ्रंट एंड लाइट इज शाइन ऑन इट। द मास्क कंटेन्स स्मॉल गैप्स। मास्क में स्मॉल गैप्स से तुम्हारा, वही बोले ना, ऊपर छेद किया जाएगा, छेद किया गया ना, तो छोटे छोटे गैप हुआ। एंड द लाइट पासेज थ्रू दिस गैप्स एंड इरोड्स द अंडरलाइनिंग पार्ट्स ऑफ फोटो रेजिस्ट। एज अ रिजल्ट द फोटो रेजिस्ट ऑन द वेफर एक्वायर्स द पैटर्न ऑफ द ट्रांज। जो छेद छेद किया गया, तो जो छेद छेद किया गया, फोटो रेजिस्ट पहले एक लेयर लगा दिए, जो छेद छेद किया गया, तो ये छेद छेद करने की वजह से, ठीक है, एक तुम्हारा आईसी तैयार हो गया, इंटीग्रेटेड तुम्हारा सर्किट तैयार हो गया, ट्रांजिस्टर सर्किट तैयार हो गया। आगे देखो, तो उसके बाद क्या होता है प्रोसेस? उसके बाद ही प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो उसके बाद देखो कि यूज केमिकल और फिजिकल टेक्निक्स टू रिमूव द अनकाप्ड पार्ट्स ऑफ द फोटो रेजिस्ट। यानी कि जिस एरिया को टच नहीं किया था, अभी बहुत सारे एरिया में होल लगा दिया, बहुत सारे एरिया में टच नहीं किया, तो उस एरिया को निकाला जाएगा, उस एरिया को वो किया जाए, अनकाप्ड वाला एरिया को रिमूव किया जाएगा। तो अब जो सर्किट स्ट्रक्चर बना तुम्हारा, उसमें तुम्हारा डोपिंग किया जाएगा। डोपिंग समझ रहे हो ना? अब इम्प्योरिटी ऐड किया जाएगा, अब वो ट्रांजिस्टर बनेगा। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो? पूरा साइंस है, देखते हो, इस लेवल पे एडिटोरियल्स लिखा जा सकता है हिंदू पेपर में, पूरा कॉम्प्लेक्सिटी। देखो मैं फिर से बताता हूँ, सैंड से क्या बना बच्चे लोग? सिलिकॉन बना। सिलिकॉन से क्या बना? वेफर बना। वेफर में फोटो रेजिस्ट लेयर लगा दिए, तो क्या बन गया? मास्क बन गया। हाँ, मास्क जो बना है उसमें पूरा होल भी लगाया गया, तब मास्क बना है। होल बना दिया, जो जहाँ पे मास्क नहीं, जहाँ पे होल नहीं है उसको कार्व्ड किया गया, उसको खोला गया, तब जाके वहाँ पे इंटीग्रेटेड वो बना, एक सर्किट तैयार हुआ। अब जो भी जगह पे कार्व्ड किया गया वहाँ पे तुम्हारा डोपिंग किया जाएगा। समझिए, वही लिखा गया। देखो यहाँ पे, फॉलोइंग द फोटोलिथोग्राफी इंजीनियर यूज केमिकल और फिजिकल टेक्निक टू रिमूव द अनकाप्ड पार्ट्स ऑफ द फोटो रेजिस्ट लिविंग बिहाइंड द सर्किट स्ट्रक्चर ऑन द सिलिकॉन सबस्ट्रेट। देन दे डोप द सेमीकंडक्टर। तब अब सेमीकंडक्टर का डोपिंग किया जा रहा है, डेलिबरेटली इम्प्योरिटीज को ऐड किया जा रहा है। और किस तरह का क्वालिटी चाहिए हमें क्या कंडक्टिविटी वाला चाहिए या फिर हमें इंसुलेटर वाला चाहिए, तो उस हिसाब से वो तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देख रहे हो कितने प्रोसेस इन्वॉल्व है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इन्वॉल्व है। आगे देखो, और ये देखो, जानते हो कि ट्रांजिस्टर में 3 गेट होते हैं, सोर्स यानी 3 कंपोनेंट होते हैं, सोर्स हो गया, गेट हो गया, ड्रेन हो गया। समझ गए ना? तो गेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे देखो ये क्लास का गेट है ना, हाँ, गेट खोल देंगे आदमी आ जाएगा, गेट बंद कर देंगे आदमी नहीं आएगा। तो उसी तरह ट्रांजिस्टर भी काम करता है। तो ट्रांजिस्टर के पास 3 हिस्सा होता है, एक सोर्स होता है, एक गेट होता है, एक ड्रेन होता है। जो करंट फ्लो करेगा तुम्हारा सोर्स से ड्रेन तक, हाँ, एंड इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है? वोल्टेज से। अब वोल्टेज कहाँ से मैनिपुलेट किया जाए? गेट से। समझ गए? तो ये तुम्हारा सोर्स से लेकर ड्रेन तक बहेगा करंट। बाय मैनिपुलेटिंग द गेट टू ओपन और क्लोज, ट्रांजिस्टर स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डेटा इन ए सेमीकंडक्टर चिप। अब जानते हो कि जितने भी सेमीकंडक्टर चिप में डेटा जो स्टोर होता है 0-1 बाय जो बीट होता है 0-1 0-1 0-1, इसी में होता है जी, बाइनरी बीट होता है। तो वही बोल रहा है कि जो गेट को मैनिपुलेट करके आप ओपन कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो, और उस हिसाब से तुम्हारा डेटा स्टोर होगा। समझ गए? तो सेमीकंडक्टर स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। बिट्स मतलब 0-1 0-1 0-1। हाँ, यदि आपको ज़्यादा बिट्स चाहिए तो ज़्यादा बिट्स का मतलब क्या है कि ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा कम एरिया में। तो इसीलिए यही रीजन है कि एक आईसी में, इंटीग्रेटेड चिप में बहुत सारे लगाए जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाए ताकि ज़्यादा डेटा स्टोर हो सके। समझ गए? देखो, इफ देयर आर मोर बिट्स ए सेमीकंडक्टर कैन स्टोर एंड मोर क्विकली इट कैन मैनिपुलेट देम।
दस द मोर डाटा ट्रांजिस्टर कैन प्रोसेस। समझ गए ना? इसलिए जितना अधिकतर ट्रांजिस्टर होगा उतना ही डेटा तुम्हारा अच्छे से स्टोर हो पाएगा। तो ईच स्क्वायर इंच ऑफ चिप कंटेन्स बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, इसलिए इतना छोटे जगह पे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर रहेंगे स्टूडेंट। अब बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर रहने का मतलब ही है कि प्रोसेसिंग यूनिट बहुत तेज होगा। प्रोसेसिंग यूनिट क्यों तेज हो रहा है? क्योंकि डेटा बहुत जल्दी से स्टोर कर ले रहा है। यदि मान लो कि कम ट्रांजिस्टर है तो डेटा उतने अच्छे से मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? और इसका जो साइज है देखो, दो ट्रांजिस्टर के बीच में जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है। और जितना छोटा हो, जैसे अभी कहते हैं ना हम लोग आईफोन में, जो मोबाइल फ़ोन में तुम्हारा जो ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो नैनोमीटर में है, 3 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर। व्हाट डज इट मीन? कि एक ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच में जो गैप है वो तुम्हारा 3 नैनोमीटर का है। तो जितना कम गैप हो, इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी उतना ही तुम्हारा क्या है, हाँ, अपग्रेड है, वो टेक्नोलॉजी उतना ही आगे बढ़ गया है। और जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, अभी चलो 4 नैनोमीटर तक है, आने वाले समय में 1 नैनोमीटर तक भी जाने वाला है ये। तो इसका मतलब और प्रोसेसिंग स्पीड तेज, और ट्रांजिस्टर वहाँ पे फैब्रिकेट कर सकते हैं हम लोग, और दुनिया निकल पड़ा है इसमें। आने वाले समय में तो बहुत तगड़ा ऐसा फ़ोन आएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आएगा 1 नैनोमीटर। देखो चलो ये ठीक है, मैं ये जितने भी 1 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर वाला जो है, ये सब बहुत ही कॉस्टली या फिर एलाइड क्लास के ये इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। जैसे सामान्य तौर पे जो हम लोग देखते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन हो गया, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें इतना छोटा नहीं होता है, इसमें 28-40 नैनोमीटर। तो इसलिए इंडिया राइटली फोकस कर रहा है 40 नैनोमीटर पे, 28 नैनोमीटर पे, क्योंकि इसका मार्केट बड़ा है। अच्छा ये बताओ ना, कितने लोग आईफोन मोबाइल खरीदते होंगे? बहुत कम लोग ना। अधिकतर लोग तो यही सब मोबाइल खरीदते हैं जो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। तो जो तुम्हारे पास मेरे पास है उसका जाकर इंटरनेट पे चेक करना, 40 नैनोमीटर के आसपास ही होगा ये ट्रांजिस्टर का वो जो लेंथ है। समझ गए? आगे देखो, तो देयर आर सेवरल कंपनीज स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक डोमेन्स। देखो यही मैं बात कर रहा था कि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में बहुत सारे कंट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेमीकंडक्टर में। तो देखो एग्जांपल, ASML यानी कि डच का कंपनी, नीदरलैंड का कंपनी है, जो ये फोटोलिथोग्राफिक मशीन में लीड करता है। वही फोटोलिथोग्राफिक मशीन जिसकी वजह से फोटो रेजिस्ट लेयर डाले, उसमें आपने होल बनाया है ना, अनकार्ब्ड एरिया को आपने फिर डोपिंग किया। तो ये जो फोटोलिथोग्राफिक मशीन में दुनिया में कोई लीड करता है तो वो नीदरलैंड है। और कंपनी का नाम क्या है बच्चे लोग? ASML। समझे? नंबर 1। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स में अमेरिकन फार्म्स लीड करता है। समझ गए? उसके बाद देखो, जहाँ तक सवाल है चिप फैब्रिकेशन में, तो ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया ये सबसे लीड करेगा। और ताइवान का जो कंपनी है TSMC, जो कि बार बार न्यूज़ में भी चल रहा है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लीडिंग करता है। देखो 5 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर तक का ये सेमी का वो बना सकता है, चिप बना सकता है। और अभी देखो रिसर्च चल रहा है कि 2 नैनोमीटर तक का भी बनाने का बात चल रहा है। समझ रहे हो ना? तो इस लेवल पे TSMC रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। देखो इनफैक्ट जितने ही बड़े बड़े कंपनी देख रहे हो, ताइवान का जैसे ये कंपनी हो गया, ये लोग अपना 1 क्वार्टर जो रेवेन्यू है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देते हैं। जैसे मान लो कि 100 रुपया कमाई हो रहा है इन लोग का, तो 25 रुपया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देंगे। बड़ी बात है ना कि 25 रुपीज़ आप लगा रहे हो। कहोगे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इन लोगों को और अपग्रेड करना है, और बेटर करना है। आज क्या कारण है कि आईफोन सबसे आगे निकल गया? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। समझ गए ना स्टूडेंट? देखो जहाँ तक सवाल है, हाँ उसमें देखो लैम रिसर्च में तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे है ना। IP राइट्स में भी देखोगे तो ब्रिटिश कंपनी का भी है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो हम यदि कहें तो ब्रेन जो है ना डिज़ाइनिंग में सबसे जो आगे है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। फैब्रिकेशन में चाइना, साउथ कोरिया एंड योर ताइवान सबसे आगे है। फोटोलिथोग्राफिक मशीन में नीदरलैंड सबसे आगे है। तो देख रहे हो ना कि जब एक सेमीकंडक्टर बन रहा है तो कितने कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है। इसी को कहते, ऐसा व्यवस्था होती है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वैल्यू सप्लाई सिस्टम, ग्लोबल वैल्यू चेन सप्लाई सिस्टम। यानी कि एक प्रोडक्ट एक कंट्री में सीमित नहीं है, पूरा वर्ल्ड में सीमित है। अब मान लो कि कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए, मान लो कोई भी इस तरह का त्रासदी आ जाए, कोई भी मान लो कि रसिया अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तो ये ग्लोबल वैल्यू सप्लाई जो चेन सिस्टम है ये टूटने का चांस रहता है। जब ये टूटेगा तो पूरा दुनिया पर असर पड़ेगा, दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ेगा। तो इसलिए जो डेवलप कंट्री है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, जैसे तुम्हारा ये यूरोपियन यूनियंस हुआ, यूरोपियन कंट्रीज सब, वो चाहते हैं कि फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग हो। फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है कि इंडिया ऐसा कंट्री जिसका, जैसे इस कंट्री का जो दोस्त है, इंडिया ऐसा कंट्री है, उसके पास
चाइना से आ जाए कंपनी। या रीशोरिंग का मतलब क्या है कि यदि इन लोग का कंपनी यदि चाइना में है तो चाइना से लौट के अपने देश में आ जाए, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम टूटना नहीं चाहिए। ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा असर पड़ता है, समझ गए? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में कितने कंट्री इन्वॉल्व है। आगे देखो क्या क्या चैलेंजेस है स्टूडेंट। तो देखो चैलेंजेस तो हमने पहले ही भी बताया था कि चिप, जब आप चिप बनाते हो, सेमीकंडक्टर जब चिप बनता है तो मिलियंस ऑफ वाटर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, समझ गए ना, और स्टेबल पावर सप्लाई चाहिए। यदि 1 सेकेंड भी आपका लाइट गया तो बिलियंस ऑफ पैसा का नुकसान हो सकता है, समझे। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बिकम आउटडेटेड, बोल रहा है ना कि समय के साथ, जैसे देखो अभी TSMC 5 नैनोमीटर बनाता है, आने वाले समय में दूसरा कोई बना देगा, इसके लिए उसको तुरंत 2 नैनोमीटर पे जाना पड़ेगा। इसलिए तो 1 क्वार्टर वो खर्च कर रहा है पैसा, क्योंकि तुरंत आउटडेटेड हो जाता है ये चीज़। तुम मोबाइल फ़ोन देखो ना, 3 साल पहले मोबाइल फ़ोन, अभी का मोबाइल फ़ोन देखो, फिर 3 साल बाद देखना कितना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। तो इसलिए इन लोगों को ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये भी एक चैलेंजिंग है, समझे। इसलिए बोल रहा है कि गेम में यदि आगे रहना है तो जितने भी सेमीकंडक्टर फार्म्स है वो अपना लगभग 1 क्वार्टर खर्च करते हैं एनुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तब जाके ये आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया देखो, इंडिया किस पे फोकस कर रहा है ज़्यादा, 28 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर्स पे, क्योंकि इंडिया को पता है कि उतना हाई एंड सेमीकंडक्टर बनाने से हमारा फ़ायदा नहीं है। हम उसको बनाएं जिसका मैक्सिमम डिमांड कैटर हो, क्योंकि 28 नैनोमीटर से 28 नैनोमीटर का जो चिप बनता है उसका जो यूजेस है मैक्सिमम जगह पे है, समझ गए स्टूडेंट। हाँ आगे देखो, नाउ सेमीकंडक्टर हैज़ इमर्ज एज अ फोकल पॉइंट ऑफ द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, देख रहे हो ना। अब ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कहा, टेक वार चाइना के साथ, उसका स्पिल ओवर इंडिया में भी बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा ना कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो मेरा टूल्स है हम नहीं देंगे चाइना को, बोला ना। चाइना ने भी क्या बोला कि हम सोलर मॉड्यूल्स नहीं देंगे तुमको। टेक वार हो रहा है ना, इस वजह से इंडिया को असर पड़ रहा है। तो देखो अभी इसलिए जो सेमीकंडक्टर जो है ये कहीं ना कहीं तुम्हारा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का एक हिस्सा बन चुका है, समझे, वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है। इसलिए लिखा गया, तो बहुत सारे कंट्री चाह रहे हैं कि जो फैब्रिकेशन जो फैसिलिटी हो या तो अपने बॉर्डर पे हो, वही रीशोरिंग हो या फिर फ्रेंड शोरिंग हो। बात समझे, चाइना पे इतना ओवर डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना जानते हो ना क्या क्या करता है, चाइना पे ओवर डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। तो इसलिए देखो यूनाइटेड स्टेट ने सैंक्शन लगा दिया, पाबंदी लगा दिया चाइनीज टेक कंपनीज के ऊपर कि कटिंग एज में टेक्नोलॉजी तुम लोग नहीं ले सकते हो। और चाइना देखो, चाइना भी बहुत प्रयास कर रहा है डोमेस्टिकली कि चलो ठीक है हम यूनाइटेड स्टेट से नहीं लेंगे, मैं उससे पहले हम बना लेंगे, और बना के दिखा दिया चाइना ने। अभी कुछ दिन पहले तो पता चला कि चाइना भी 5 नैनोमीटर का चिप बना दिया। अब यूनाइटेड स्टेट सरप्राइज है कि भाई 5 नैनोमीटर ये कैसे बना सकता है, उसका तो डिज़ाइन मेरे पास है। तो ऐसे चाइना तो जानते हो चोरी के लिए जाना जाता है, टेक्नोलॉजी चोरी के लिए। मैं वो बना दिया 4 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर पर बना दिया, रिसेंटली न्यूज़ में आया था। तो उसको पता है चाइना को कि टेक वार हो रहा है, हम भी अपना बूम कर ले, हम भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, समझे। और हाँ, इंडिया भी इस जद्दोजहद में लगा हुआ है, और इंडिया ने भी 2021 के बाद अच्छा खासा इनिशिएटिव लिया है। मैं इंडिया भी कोसों दूर है, ठीक है, मैं इंडिया का बिगनिंग सही है, समझ गए स्टूडेंट, कंप्लीटेड। आगे देखो 96 वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी फॉर एल्डर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये हिंदू पेपर में आया था 23 मार्च 2024 को। देखो मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने क्या कहा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसका पर्सन विद यानी कि दिव्यांग जो लोग हैं, जो 40% से ज़्यादा हो, जानते हो ना दिव्यांग लोग का मिलता है ना 10% 40% सर्टिफिकेट बनता है इन लोग का, जिसका 40% से ज़्यादा सर्टिफिकेट में हो दिव्यांग होने का, तो प्रूफ हो, तो वो लोग घर बैठे बैठे भी अपना वोट दे सकते हैं। प्लस जिसका सीनियर सिटीजन जिसका 85 ईयर्स से अबव हो, वो भी घर बैठे बैठे दे सकते हैं वोट। अच्छा काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इन लोग को भी पूरा अधिकार है। कितना लोग जाएंगे व्हील चेयर में इलेक्शन वोट देने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना इन लोग के लिए। और यदि इस तरह का चीज़ लेके आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन लोग का ही मोरल ऑफ होगा, और इन लोग को लगेगा कि यस हम भी ये लोकतंत्र में मायने रखते हैं, दे फील गुड ना। अब तुम वोट देने मत जाओ, वो विषय दूसरा है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्राई तो कर रहा है कि तुम्हारा वोट लिया जाए, ये अच्छा स्टेप ना है, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे 142 करोड़ आबादी रहता है, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्री है ये। और इस बार देखो
कितना वोट देने वाला होगा, नहीं, और उसमें 1% भी छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा छूट जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये अच्छा पहल है। अब देखो ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जांपल देखो, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो काम करने के लिए जाते हैं, जो टीचर का जो काम रहता है, उस समय टीचर लोग अपने बहाली में रहते हैं ना, उस समय काम करने के लिए जाते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस सब, BSF सब रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो उन लोग का जो इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर में होता है, क्योंकि ये सब सर्विस पर्सनल सब है। सर्विस पर्सनल लोग नहीं जाते हैं तुम लोग की तरह या हम लोग की तरह वोट देने के लिए, इन लोग को अलग से बैलेट पेपर भेजा जाता है, और फिर ये लोग अपना क्या करते हैं, वो करते एक्सरसाइज करते हैं, अपना वोट एक्सरसाइज करते हैं, फिर बाद में गिना जाता है। तो ये तो बहुत पहले से ही चल रहा है। जैसे मान लो कि कई लोग होंगे ना LOC में, LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान बॉर्डर में, इंडिया का बॉर्डर, वो चाइना का बॉर्डर में, तो ऐसे लोग थोड़े वोट देने आएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। इन लोग के लिए क्या होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो देखो इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो पोस्टल बैलेट ऑप्शन है ये मीडिया पर्सन को भी दे दिया है। यदि जो मीडिया पर्सन, जानते हो मीडिया पर्सन बहुत कवर करता है उस समय, तो उन लोग को भी दे दिया गया, ठीक है। जो ऑथराइज, जिसको लेटर मिलेगा ECI से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो ऐसे मीडिया पर्सन भी इस तरह फ्रेंचाइज वो कर सकता है। हाँ, पोस्टल बैलेट देखो अभी तक बहुत सारे लोग को इसको भी, जो एसेंशियल सर्विस में, जैसे मेट्रो में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, रेलवे में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, डॉक्टर, हेल्थ केयर में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि जो बंद नहीं होता कभी। जैसे मेट्रो ड्राइवर होंगे, कर्मचारी होंगे, वो थोड़े वोट देने जाएंगे, तो उसके लिए भी तुम्हारा ये पोस्टल बैलेट सिस्टम रहेगा। और ये ऑप्शन तो शुरू से है तुम्हारा। देखो आर्म फोर्सेस के लिए जो घर से दूर है, हाँ, CRPC के लिए, देखो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए जो घर से दूर है, पुलिस, स्टेट पुलिस के लिए भी, सेंट्रल पुलिस के लिए भी, एम्बेसी में जो बाहर रहते होंगे, जो IFS बन के जाते हैं ना बाहर, एग्ज़ाम पास कर, UPSC एग्ज़ाम पास करके IFS के बाहर जाते हैं ना एम्बेसी में, उन लोग के लिए भी व्यवस्था रहेगा। ये व्यवस्था शुरू से ही चल रहा है। इस बार 2-3 नया व्यवस्था किया गया। क्या क्या किया गया, दिव्यांग 40% ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसको भी मिलेगा घर में ही वोट देने का। दूसरा क्या है, 85 ईयर्स एज। तीसरा क्या है कि जो मीडिया पर्सन जो कवरेज कर रहा है उसको यदि ऑथेंटिक लेटर मिल जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो वो भी तुम्हारा पोस्टल बैलेट से अपना वोट एक्सरसाइज कर सकता है। समझ गए ना। आगे देखो, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वोट फ्रॉम होम। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या प्रोसेस इन्वॉल्व, घर से कैसे आप वोट दे सकते हो। घर से वोट देने का अधिकार किसको मिला, पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ 40%, एंड सेकंड क्या है तुम्हारा 85 ईयर्स एज। तो कैसे ये लोग एक्सरसाइज करेंगे अपना वोट। देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके लिए, फॉर्म 12D एक फॉर्म निकलेगा, ठीक है। उस फॉर्म को, ऑनलाइन भी फॉर्म रहेगा, या तो ऑनलाइन फॉर्म जाके आप प्राप्त कर सकते हो, ऑनलाइन भर सकते हो कि यस हमारा नाम ये है, हम इस जगह से हैं, ऑनलाइन भर दो। या फिर जो तुम्हारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठे रहेंगे, वहाँ से भी फॉर्म ले सकते हो। जैसे UPSC का भी फॉर्म सेम तो होता है, आप ऑनलाइन भी भर सकते हो या फिर पोस्ट ऑफिस से भी भर सकते हो। जो पैसा देने का जो होता है ना, पैसा 100 रुपीज़ देते हैं ना, 100 रुपीज़ लगता है ना UPSC का उसमें, तो आप पोस्ट ऑफिस से भी दे सकते हो। दोनों उपाय है, क्योंकि जो ग्रामीण वाले जो लोग हो गए, अभी तो खैर इंटरनेट बहुत आगे बढ़ गया, मगर एक समय ऐसा था कि इंटरनेट विलेज में बहुत ज़्यादा नहीं था, तो पोस्ट ऑफिस में 100 रुपीज़ ड्राफ्ट बना के दिया जाता था। सेम हियर ऑल्सो, कि या तो इंटरनेट से आप फॉर्म डाउनलोड कर लो, या फिर आप जो रिटर्निंग ऑफिसर है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ से जाके ले लो, ठीक है। आपको फिलअप करना पड़ेगा 5 दिन के अंदर, पोलिंग डेट आ गया और 5 दिन के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। समझ गए ना। हाँ, अब फिर ये जो उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा ये जो भी फॉर्म है ये बूथ लेवल ऑफिसर को दे दिया जाएगा। बूथ लेवल, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये आदमी घर में इलेक्शन देगा, मतलब वोट देगा, और फिर वो वोट को फिर लाया जाएगा, फिर साथ में गना भी जाता है उस जगह पे। तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है स्टूडेंट इसमें, जैसे ही आप हो गया, फील्ड हो गया, ओके हो गया, तो 2 पोलिंग ऑफिसर्स, वीडियोग्राफर और एक सिक्योरिटी पर्सन घर पहुंचेंगे, और वो मैक्सिमम 2 बार विजिट कर सकता है। जैसे मान लो एक बार आया तो एक बार आदमी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो चला जाएगा, फिर सेकंड टाइम आएगा, सेकंड टाइम भी आदमी नहीं मिलेगा तो थर्ड टाइम नहीं आएगा, 2 टाइम्स मौका मिलता है। समझ गए ना। तो वोटर को कैसे इन्फॉर्म मिलेगा, वोटर को SMS के थ्रू मिलेगा जानकारी कि हम आपके घर आने वाले हैं, या फला दिन आपका इलेक्शन होने वाला है, आपको देना है, ठीक है। 2 चांस दिया जाएगा, वही 2 बार विजिट कर सकते हैं ये लोग। और देखो पोलिंग टीम जो है ना, पोलिंग टीम कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। क्या होता है, कोई तरह का धांधलीबाजी ना हो। देखते हो ना, इलेक्शन के टाइम में कोई किसी को इन्फ्लुएंस करता है तो उसको माल प्रैक्टिस माना जाता है, समझे ना।
जैसे तुम बोल दे रहे हो कि इसी को वोट देना, अब कोई सुन लेगा तो ये माल प्रैक्टिस हो जाएगा स्टूडेंट। यदि मान लो कोई कैंडिडेट जो उठा हुआ है और तुमको कान में बोला कि हमको ही वोट देना और ये पता चल गया, तो इट इज़ अ माल प्रैक्टिस, इट इज़ अगेंस्ट योर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। तो पूरी तरीके से जो पोलिंग टीम रहेगा जो घर गया है, जिसमें वीडियोग्राफर भी बैठे हुए हैं, 2 ऑफिशियल्स भी हैं, वो सब इस चीज़ का ख्याल रखेगा। समझ गए ना? हाँ, आगे देखो, द नॉर्म्स ऑफ फेयर इलेक्शन आर टू बी फॉलोड, यानी कि बहुत ही फेयर इलेक्शन होना चाहिए, बहुत अच्छे से इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी धांधलीबाजी नहीं होना चाहिए उसमें। समझ गए ना? तो बिना कोई इन्फ्लुएंस का, बिना किसी के इन्फ्लुएंस का उसको चुपचाप वोट देना है। मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ब्लाइंड हो, तो ब्लाइंड को तो दिखता नहीं है, तो उस समय एक कंपेनियन दे दिया जाए, उसका घर का ही आदमी। ब्लाइंड बोलेगा कि हमको यहाँ वोट देना है, आप दे दो, बगल में रहेगा। इसका भी जुगाड़ है। आगे देखो, सम लॉजिस्टिक हिकअप्स आर एक्सपेक्टेड, मतलब ठीक है, जितना सरलता से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया, इतना सरलता से होने वाला चीज़ नहीं है। एक इसमें बोला है कि SMS से अलर्ट किया जाएगा। तो देखो, कई बुजुर्ग ऐसे होंगे जिसका आँख दिखता नहीं होगा ठीक से, तो डिले हो जाएगा। कहा गया कि वो लेटर उसको भेज दिया जाएगा, या तो SMS से आएगा या फिर लेटर से आएगा, हो सकता है लेटर डिले हो जाए, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि क्या इतना ऑफिशियल्स है कि जो घर घर जाके विजिट कर सके? वहाँ वीडियोग्राफर भी होगा, और जब वीडियोग्राफर होगा, मान लो कि 85 ईयर्स का बुजुर्ग है और वहाँ वीडियोग्राफी चल रहा है, वो डर नहीं जाएगा? तो वो तो फैमिलियर ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। समझ गए स्टूडेंट? ये चैलेंज है, और इस इलेक्शन से ये चीज़ होने वाला है। तो इसके लिए ना मैसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि लोगों में जागरूकता जगे कि हाँ, हमको भी वोट देना। देखते हो ना, वोट के दिन सब लोग दिखाते ना ऐसे ऐसे करके हाथ, कि हमने भी वोट दिया, हमने भी वोट दिया, तुम भी वोट दो। क्यों दिखाया जाता है? या मोदी जी भी वोट देते तो मोदी जी दिखाते हैं ना, ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें। अब वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अलग बात है कि आप वोट नहीं दोगे तो कोई पनिशमेंट नहीं है। हालांकि उस समय लाया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी, पता होगा तुम लोग को, पॉलिटी पढ़ के बैठे हुए हो। क्या था स्वर्ण सिंह कमेटी? कंपलसरी बोला गया था, फंडामेंटल उसमें DPSP में डाला गया था ना जी, फिर बाद में हटा दिया गया उसको, क्योंकि उससे फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हाँ हाँ, कंपलसरी, तो कंपलसरी दिक्कत हो जाएगा। कंप्लीटेड स्टूडेंट।